everyone, welcome back to the new channel of PM Education क्लास 10th। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से एक और नया टॉपिक जिसका नाम है द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की आज हम बात कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखिए, इंडिया में जो लैंड होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बोथ फिजिकल फैक्टर्स एंड द ह्यूमन फैक्टर्स। दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पर काम आते हैं, ह्यूमन फैक्टर भी और फिजिकल फैक्टर भी। फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी हो गए, उस जगह की क्लाइमेट कैसी है, सॉयल कैसा है, और ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटी, वहाँ पे लोगों का किस प्रकार से, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब भी हम लैंड को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। याद रखिए, ऐसे फिजिकल फैक्टर कर लीजिए फिजिकल, और यहाँ पर लिख लीजिए ह्यूमन। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी, उस जगह की वो माउंटेन है, यहाँ पे प्लेट्यू है, प्लेन, उस जगह की सॉइल्स का टाइप क्या है, क्लाइमेट किस प्रकार सा है, मानसून है, विंटर है, क्या है उस जगह के। और ह्यूमन फैक्टर जैसे कि क्या पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर, लैंड की डेंसिटी कितना है लैंड का, टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटी है उस लोगों के, वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को, ये सारी चीज़ें भी देखने को पता चलता है। देखिए, हमारे इंडिया की टोटल टोपोग्राफी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमारे इंडिया का टोटल एरिया कितना है, जोग्राफिकल एरिया टोटल इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हम जो लैंड यूज डाटा हाउएवर ओनली यूज फॉर 93% और टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड रिपोर्टिंग द नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट आसाम। देखिए, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है पूरा इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया, ये जो लैंड का जो डाटा बनाया गया है, जो लैंड बनाया गया, लैंड यूज का जो डाटा बनाया गया है, टॉपिक ही वही है लैंड यूज। तो लैंड यूज का जो डाटा बनाया गया है उनमें से ये सिर्फ 93% अवेलेबल है। यानी जो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारा टोटल एरिया, वहाँ का डाटा हमें मिला, जो हमें सर्वे करके हमने जो डाटा हमें मिला गया है वो डाटा से 93% है। तो बाकी के 7% डाटा कहाँ गए फिर बताइए। तो बाकी के 7% जो डाटा है वो कहाँ गए। 100% है, 100 में से 93% ही डाटा हमें मिला है, हमने सर्वे किया है। बट और जो बाकी के 7% वो कहाँ गए। देखिए, जो लैंड रिपोर्टिंग किया जाता है ये जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर होता है, बट आसाम को अभी तक इस चीज़ में फुल्ली डन नहीं किया गया। यानी लैंड जो यूज़ आसाम में किया जाता है उसे अभी तक प्रॉपरली उसका डाटा नहीं बनाया गया है। देखिए, कुछ पार्ट जैसे कि जम्मू और कश्मीर के कुछ पार्ट पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई कर देते, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक पीओके सॉरी, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर कुछ एरियाज जैसे कश्मीर के कुछ एरियाज है जैसे पाकिस्तान एंड चाइना ने अक्साई चीन, क्या है उसका नाम, अक्साई चीन, इन एरियाज को क्या किया है अपने ऑक्यूपेशन के अंदर रखा गया, जिसके अंदर कोई भी सर्वे नहीं किया। तो 7% कहाँ गए, ये 7% कुछ एरिया आसाम के, कुछ एरिया कश्मीर के, जिसे कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो लैंड यूज किया जाता है परमानेंट पैस्चर के लिए वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता जा रहा है, ज़्यादातर कैटल्स की पॉपुलेशन बढ़ने से कारण के जो पास्चर लैंड के ऊपर ये थोड़ा सा प्रभाव होता है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो जो लैंड्स होते हैं और आइदर पोल, जो जितने सारे फैलो एक लैंड था और क्या लैंड था करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, वो लैंड ज़्यादातर पुअर क्वालिटी के होते हैं, यानी पुअर क्वालिटी के होते हैं, या फिर उनका जो कॉस्ट होता है उस लैंड का बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक तो होता है करंट फैलो, एक होता है क्या करंट फैलो। ऐसे ही करंट फैलो का एक और नाम है अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो लैंड क्या होते हैं, बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं या फिर बहुत हाई रेट यानी हाई प्राइस के होते हैं, पूरे हाई प्राइस के नहीं तो होते हैं। ठीक, और क्या बताई जा रही है, और ये बताई जा रही है कि जो लैंड हम कल्टीवेटेड करते हैं एक या दो बार, एक 2 से 3 ईयर्स के अंदर, 1 से 2 बार जिस लैंड हम कल्टीवेट करते हैं 2 से 3 ईयर्स के अंदर, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं कहाँ पर, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं नेट सोन एरिया के अंदर। कहाँ, नेट सोन एरिया के अंदर उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ठीक, जो परसेंटेज है
नास NS के द्वारा इंडिया के अंदर वो 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, यानी 54% लैंड सी इंडिया के अंदर क्या किया गया है, परसेंटेज है नेट सोन एरिया, यानी 54% इज द परसेंटाइल ऑफ आवर नेट सोन एरिया इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे। देखिए जो पैटर्न यूज किया था नेट सोन एरियाज के लिए वो वैरी करता है एक स्टेट से अदर के अंदर। ये पूरा 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन, यानी ये जो पैटर्न है नेट सोन एरियाज का, NSA का, नेट सोन एरिया का जो परसेंटेज है ये सबसे हाई कहाँ पर है, सबसे हाई आपको पंजाब एंड हरियाणा के अंदर दिखेगा। पंजाब और हरियाणा के अंदर नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा है, यानी टोटल 80% के आसपास, 80% के आसपास। बट 10% से भी कम है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के एरिया के अंदर, मिजोरम के एरिया के अंदर, मणिपुर के एरिया के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, यहाँ पर नेट सोन एरिया बहुत कम है, 10% से ही कम। और कुछ बात करते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, क्या होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। फॉरेस्ट एरिया देखिए, फॉरेस्ट एरिया के यहाँ से 33% और टोटल लैंड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 33% से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट होगा अगर इंडिया के अंदर तो उसे एक अच्छा माना जाता है। मन जैसे कि हम कहते हैं इस रेखा के नीचे अगर आप आ जाओ आप पॉवर्टी लाइन हो जाओगे, पॉवर्टी लाइन। वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर 33% से नीचे है, 33% से नीचे है फॉरेस्ट की जोग्राफिकल एरिया, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंतर्गत बताया गया है, जिसके लिए हमें उसे मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी इसको हम 33% से जो लो आ गया है उसे ऊपर लेना पड़ा, नहीं तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा। हम क्यों इसे करना चाहते हैं, इसलिए क्यों इस चीज़ को कंसिडर किया गया है कि 33% है नहीं है, इसे अगर नहीं बताएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपने सर्वे नहीं किया कि हमारा फॉरेस्ट एरिया 33 से ऊपर है या नीचे, मान लो वो नीचे है हमें पता नहीं, तो क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा। अगर वो ऊपर है तो इसे हमें हेल्प करेगा हमें इकोलॉजिकल बैलेंस रखने में। जो जितने सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो कि रह रहे हैं यहाँ पर, जो कि फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं, उनकी सब कुछ चली जाएगी। देखिए फॉरेस्ट एक एसेंशियल चीज़ है, अगर इसीलिए एक 33% रखना ही गया है, एक लिमिटेड चीज़ है, उसके ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगे, ऑक्सीजन नहीं आएंगे, वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। देखिए कुछ पार्ट होते हैं लैंड के, जैसे हम वेस्ट लैंड कहते हैं। देखिए वेस्ट लैंड क्या होता है, जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज में देने की यूज़ किया जाता है। देखिए कुछ वेस्ट लैंड रॉकी होते हैं, कुछ डेजर्ट एरिया होते हैं, कुछ अरिड एरियाज होते हैं, कुछ लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर्स में होते हैं, जैसे कि कुछ रॉकी होते हैं, कुछ अराइड्स माने माउंटेन्स एरियाज, कुछ अराइड्स, कुछ डेजर्ट एरियाज, ये सारे वेस्ट लैंड। यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। और भी कुछ वेस्ट लैंड जहाँ की हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस रखते हैं, जैसे कि सेटलमेंट, घर करना, रोड करना, रेलवेज करना, इंडस्ट्री करना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको हाईलाइट में दिखाएगा, तो क्या लिखा गया, तो कंटिन्यूस, अगर लैंड को हम एक लॉन्ग पीरियड तक, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कंटिन्यूसली यूज करते रहें, यानी लैंड को हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, उसकी विदाउट इट्स टेकिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेजर्स, यानी बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स लेके उसे कंजर्व करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए हम कोई भी प्रॉपर टेकिंग नहीं ले रहे, प्रॉपर चीज़ें उसके लिए नहीं रह रहे हैं, जो कि रिजल्टेड क्या करेगा, डिग्रेडेशन कर लेगा लैंड का, जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर हम बार बार लैंड को यूज करते आए और बिना उसके प्रॉपर केयर और प्रॉपर मेजर्स के कारण को बिना कंजर्व करें, तो ये लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, थैंक यू यहाँ पर लिख लेंगे और एक नया क्लास के अंदर हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक, चैनल को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।